हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट करिकुलम में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए क्रैकर सीरीज। हमने जो सीरीज लाया है उसका नाम है क्रैकर सीरीज। क्रैकर सीरीज, इस सीरीज के अंतर्गत आपको 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल जीरो से। इतना बेसिक से करवाया जाएगा कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी भी डाउट नहीं आने वाली है और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की सीधा धज्जियां उड़ने वाली है यहाँ पर। तो बस आप लोग कॉन्शियस होके शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिए और आने वाली तमाम वीडियोज को एकदम टाइम से अटेंड कीजिए। आज का थंबनेल देख के आपको पता चल रहा होगा हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बेसिक साइंस को। बेसिक साइंस कहने का मतलब आज हम यहाँ पे जानेंगे कि वास्तव में विज्ञान होता क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। ठीक है, आज हम एकदम जीरो से समझेंगे कि आखिर विज्ञान है क्या। आपने ये वीडियो या विज्ञान के बारे में इतना बेसिक नॉलेज उम्मीद है कि इससे पूर्व आपने कहीं नहीं लिया होगा। तो आज की हमारी वीडियो एकदम नॉलेज से भरपूर होने वाली है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। आइए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। बस आप कॉन्शियस होके पूरी एकाग्रता के साथ इस लेक्चर को देखिए। हम बेसिक साइंस को शुरू करने से पहले, साइंस को जीरो से समझने से पहले हम उससे भी जीरो से बात करते हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। आइए देखते हैं हम अभी ब्रह्मांड क्या है। ये टॉपिक शुरू करने का भी कारण है, बस आप लोग थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए, आपको सारी चीजें एकदम समझ में आने लगेंगी। पहले सोचिए ब्रह्मांड, अर्थात आपके मन में जो आ रही है प्रकृति, सूर्य, तारे, ग्रह, पृथ्वी, सब क्या है? ब्रह्मांड का एक पार्ट मात्र है। तो ब्रह्मांड क्या है? जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, हम कहां तक देख पा रहे हैं? अनंत आसमान को देख पा रहे हैं, सूर्य को देख पा रहे हैं, चंद्रमा को देख पा रहे हैं, तारे को टिमटिमाते देख रहे हैं। ये सब क्या है? ब्रह्मांड का एक पार्ट है। और यहां तक तो हमारी दृष्टि जा रही है, लेकिन क्या ब्रह्मांड का विस्तार यहीं तक है? इसका उत्तर है नहीं। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। इसके विस्तार का पता अभी तक वैज्ञानिकों ने भी नहीं लगाया है। तो जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच पा रही है और जहां पे नहीं भी जा पा रही है, वो सब ब्रह्मांड है। सब क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में सूर्य हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, आकाशगंगाएं हैं, ऊर्जा हैं, समय, स्थान, हर एक चीज है यूनिवर्स। यूनिवर्स एक अनंत विस्तार है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। क्या क्या? सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, ऊर्जा, समय, स्थान, ये सब किसमें है? ब्रह्मांड में है। अर्थात ये तो अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि ब्रह्मांड क्या चीज है, जिसे डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी उसके अनंत विस्तार की जानकारी किसी को नहीं मिली है। तो हम सीधा सीधा ये समझते हैं कि जहां तक हमारी दृष्टि जा पा रही है और जहां पे नहीं जा रही है, सब ब्रह्मांड है। सब ब्रह्मांड है। लेकिन आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड सिर्फ दो प्रकार की चीजों से बना हुआ है। सर ये क्या बात हुई? दो प्रकार की चीजों से? थोड़ा सा चौंक गए होंगे आप लोग, बट यहाँ पे चौंकना नहीं है, बस ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपने जो अभी तक पढ़ा होगा पदार्थ क्या है, सुना है? सर ये क्या लिख दिए हैं? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि मैटर क्या चीज है, अर्थात पदार्थ क्या चीज है। तो हमें उम्मीद है आपको जो भी पता होगा
वो पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर ही बनी होती है, एक पदार्थ से और दूसरा भी हम लिखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ बातों का जवाब दीजिए, अर्थात सुनिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम इसके दूसरे प्रकार पे चर्चा करेंगे। अभी आप पहले इस पे चर्चा करते हैं हम लोग कि अब पदार्थ चीज क्या है, आखिर पदार्थ कहते किसे हैं। तो आपके मन में आ रही होगी वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरता है, जिसे महसूस कर सकते हैं, जिसमें भार हो, ये सब पदार्थ कहलाता है। सही बात है। क्या आपने ये पढ़ा है? मिनिमम 9th 10th और 11th 12th तक के बच्चों को ज्यादातर यही पढ़ाया जा रहा है कि वो सभी चीजें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। भाई उस डिफिनेशन में बताइए, कहा जाता है कि वे सारी चीजें। आप हमें बताइए कि इसमें चीज क्या है भाई? इस शब्द का जो हम यूज कर रहे हैं, चीज क्या है? चीज किसी को पता है? नहीं, बस पढ़ते जा रहे हैं, गुरुजी पढ़ाते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, ना क्वेश्चन कर रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, ना समझ रहे हैं। तो आज हम समझते हैं एकदम अच्छे से कि पदार्थ क्या चीज है। ये चीज पढ़ रहे हैं, चीज अर्थात चीज कहने का मतलब वस्तु। क्या यही सेंस है आपका? चीज कहने का मतलब वस्तु, और वस्तु कहने का मतलब फिर से पदार्थ। सही बात है। चीज का मतलब होता है वस्तु, कोई भी वस्तु जिसे हम चीज कहते हैं, ठीक है। और वस्तु ही तो पदार्थ है। क्या कोई वस्तु पदार्थ नहीं है? है। तो वस्तु भी तो पदार्थ है। तो अब क्या आप लोग थोड़े से सोचिए एक बात। अब पदार्थ हम डिफाइन करते हैं कि वे सारी पदार्थ या वे सभी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान आयतन हो, जो स्थान घेरे, पदार्थ कहलाता है। गौर से सुनिएगा कि वे सारे पदार्थ या वे सभी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरे, जिसे महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। क्या ये डिफिनेशन सही है? तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं। एक डिफिनेशन में दो बार पदार्थ आ रहा है। पदार्थ को हम डिफाइन करने जा रहे हैं और उसमें यूज भी पदार्थ का ही कर रहे हैं। गलत है। सत्य चीज क्या है? ये पदार्थ आखिर होता क्या है? तो आप मेरे एक बातों का जवाब दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई वस्तु है जिसमें ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही आयतन? दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जिसमें ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही आयतन? हमने जैसे पढ़ा कि दुनिया के हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरे, पदार्थ कहलाता है। तो दुनिया में वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसमें ना तो द्रव्यमान होगा, जिसमें ना आयतन होगा, ना ही जो स्थान घेरता होगा? हर एक चीज के दो भाग होते हैं। जैसे हेड होगा तो टेल होगा, रात होगा तो दिन होगा, अंधेरा होगा तो उजाला होगा, पाप होगा तो पुण्य होगा। तो ऐसी जैसे एक कोई चीज है कि जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। तो ब्रह्मांड में एक और चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो द्रव्यमान हो, ना आयतन हो। क्या आपने कभी सोचा है वो क्या है? आइए हम इसका जवाब देते हैं आपको। देखिए, ब्रह्मांड बना है दो तरह की चीजों से, एक पदार्थ से और दूसरा विकिरण से, जिसे हम लोग रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है। अर्थात ब्रह्मांड के कितने भाग? दो भाग। ध्यान दीजिए, कौन कौन सा? पदार्थ और विकिरण। ब्रह्मांड के दो भाग, पदार्थ और विकिरण। तो अब हम पदार्थ को डिफाइन करने जा रहे हैं, पदार्थ के बारे में समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा अभी। अब गौर से देखिए, क्या पदार्थ ब्रह्मांड का एक भाग है? हाँ है सर। क्या विकिरण ब्रह्मांड का एक भाग है? हाँ है। तो पदार्थ क्या चीज है? देखिए, अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे कि कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, जिसे महसूस करते हैं, फलना चिलना ढिमका जो भी हो, अब हम वो नहीं पढ़ने वाले। सही है आपके लिए। अब ये आप 9th में आ चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, कुछ विद्यार्थी 11th के होंगे, कुछ 12th के होंगे।
चूंकि ये क्लास सभी के लिए, ये क्लास 11th 12th 9th और 10th, चूंकि ये बेसिक साइंस का क्लास है जो सभी विद्यार्थी अटेंड कर सकते हैं। तो अब जो आप लोग पढ़ने लगे तब अभी तक मैं जो डेफिनेशन पढ़ के रखा था वो सही नहीं थी। सही अगर थी तो कमियां थी उसमें, जो अब सुधार करने का समय आ गया है। तो पदार्थ जो है ब्रह्मांड का एक भाग है, अर्थात ब्रह्मांड का वह भाग। अब देखिए, आपने जो अभी तक पढ़ा था सही वही है, थोड़ा सा चेंज करना है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। यहां तक में किसी को कोई डाउट? पदार्थ जो है ब्रह्मांड का एक भाग है, और पदार्थ ब्रह्मांड का वह भाग है जिसमें द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। सर अगर आयतन है तो वह स्थान घेरेगा, द्रव्यमान अगर उसमें है तो हम उसे जरूर महसूस कर सकते हैं। तो इतनी चीजें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हम 75 चीजें पढ़ रखे हैं, द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो, महसूस कर सकते हैं, ये सब फलना ढिमका से पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। हमें बस दो बातें याद रखनी है, दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु हो, वस्तु का मतलब पदार्थ है, अर्थात ब्रह्मांड का वो भाग जिसमें द्रव्यमान और आयतन है, सब पदार्थ कहलाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। आयतन है तो स्थान घिरेगा ही, द्रव्यमान है तो उसे महसूस कर सकते हैं, द्रव्यमान है तो उसे हम देख भी सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिसे नहीं देख सकते जैसे हवा, लेकिन स्थान घेरता है, उसमें वजन होता है, हम उसे देख नहीं पाते, परंतु है वो पदार्थ। अतः बस दो ही कंडीशन होनी चाहिए जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ क्या? ब्रह्मांड का एक भाग है, और वह वाला भाग है जिसमें द्रव्यमान होगा और आयतन होगा, ठीक है, पदार्थ कहलाएगा। तो विकिरण क्या चीज है? तो विकिरण वो चीज है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आयतन होता है। विकिरण क्या चीज है? यह जो है ब्रह्मांड का वह भाग है जिसमें ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही आयतन होगा। विकिरण में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आयतन होता है, ना हम इसे महसूस कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड में दो ही भाग होते हैं। ब्रह्मांड के दो भाग कौन? एक वो जिसमें द्रव्यमान आयतन हो, और एक वो जिसमें नहीं हो। जिसमें ना हो उसे विकिरण कहते हैं, और जिसमें है उसे पदार्थ कहते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें द्रव्यमान और आयतन ना हो, जिसमें द्रव्यमान और आयतन ना हो, जिसमें द्रव्यमान और आयतन ना हो, क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाता है। विकिरण कहलाता है। यहां तक में कोई डाउट? तो अब थोड़ा सा आप कॉन्शियस होइएगा, हम टॉपिक को कनेक्ट करने जा रहे हैं कि आखिर हमने ये पढ़ा क्यों था। अभी इसके बारे में जानना क्या जरूरी था कि सर ब्रह्मांड क्या है, पदार्थ, विकिरण। आइए अब देखते हैं, अब शुरू होने वाली है रियल साइंस। अब शुरू होने वाली है वो सारी चीजें जहां से नॉलेज भरपूर मात्रा में मिलने वाली है अभी आपको। तो कॉन्शियस होकर बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है ये दोनों, तो ये तो पदार्थ हमने देख लिया, ये विकिरण देख लिया, ठीक है। अभी हम उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले इसको आते हैं। पदार्थ जो होते हैं, ये वाला पदार्थ, ये होता है दो तरह का। ये पदार्थ जो है बुआ, ये कितने तरह का होता है? दो तरह का। ब्रह्मांड में जो भी चीजें जिसमें द्रव्यमान आयतन है वो दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो सजीव होगा या वो निर्जीव होगा। हम आप क्या हैं? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हमें द्रव्यमान भी है, आयतन भी है। हमारा ये मार्कर क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। आयतन का अर्थ है जो स्थान छेक सकता हो,
ये अपने आकार के बराबर स्थान छेक लेगा, अर्थात इसमें कुछ आयतन भी है। ये बोर्ड, ये क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड में कुछ वजन भी है, ये स्थान भी छेक, देखिए दीवार पे इतना बड़ा स्थान छेक रहा है, तो ये पदार्थ है। हम भी पदार्थ हैं, गाय भैंस भी पदार्थ हैं, गधे भी पदार्थ हैं। तो क्या हमारा गुण इस मार्कर के गुण के जैसा है? नहीं। क्या हमारा गुण ईंट पत्थर के जैसा है? नहीं। तो पदार्थ तो हम भी है, वो भी है, अर्थात उसमें जीवन नहीं है, लेकिन हम आप में, गाय भैंस में क्या है? जीवन है। तो इस आधार पे होता है पदार्थ दो तरह का, एक वो पदार्थ जिसमें जीवन होगा, एक वो पदार्थ जिसमें जीवन नहीं होगा। जिसमें जीवन है उसे कहते हैं हम लोग सजीव पदार्थ। सजीव पदार्थ। और एक वो पदार्थ जिसमें जीवन न हो उसे क्या कहते हैं? निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ। तो अब आप देखिए, अब हमारे विज्ञान पे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, और अब जो आपको जानकारियां मिलने वाली है वो शायद आपके लिए यूनिक होगी। और हम यहाँ पे साइंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ जाए जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे तब। इसी कारण से हमें चैनल का नाम रखा है यूनिक कॉन्सेप्ट क्रैकर, और इस सीरीज का नाम रखा है क्रैकर सीरीज। ठीक है, तो आप लोग बस देखते रहिए कॉन्सेप्ट के। अभी हम सजीव को डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, ना ही हम निर्जीव को डिफाइन करने जा रहे हैं। बस आप ये जान लीजिए कि ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, बस इसमें जीवन है, इसमें जीवन नहीं है। तो हम विज्ञान को जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आखिर विज्ञान में? अच्छा एक बात बताइए, क्या हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सजीवों के बारे में? यही पढ़ते हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, अर्थात जीवन का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में। सजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में। ठीक है यहाँ तक? जब हम इसे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सर ये क्या बात हुई, आप तो साइंस को समझाने वाले हैं, सीधा बायोलॉजी पे चलेंगे। देखो बुआ, अभी आप जो हम टर्म, जो सभी शब्द का यूज कर रहे हैं, बस आप सुनिए, अभी कनेक्ट करेंगे जब टॉपिक को, आप सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बस आप ध्यान से बस सुनते रहिए, बस थोड़ी देर के लिए। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे। इसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं। निर्जीव पदार्थों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। किसमें पढ़ लेते हैं? केमिस्ट्री में। सर यहां तक तो ठीक है। क्या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस, अणु, परमाणु, आयन, फलना चिलना, जो भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? तो एक तरह से निर्जीव पदार्थ को हम पढ़ लिए केमिस्ट्री में, सजीव पदार्थ को पढ़ लिए बायोलॉजी में। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, निर्जीव और सजीव को तो हम पढ़ लिए ना, केमिस्ट्री में पढ़े, बायोलॉजी में पढ़े, इनडायरेक्ट किसको पढ़ लिया? अब पदार्थ को पढ़ लिया। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने पदार्थ को तो पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पदार्थ को पढ़ लिया, इसका मतलब हमने ब्रह्मांड के एक भाग का अध्ययन किया। ब्रह्मांड के एक भाग का अध्ययन किया। विकिरण के बारे में हम केमिस्ट्री में देखने को मिलती है कभी, और इसे हम मेनली फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत। केमिस्ट्री में भी होते हैं कभी कभी, कुछ टर्म केमिस्ट्री में भी यूज होंगे, मेनली हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। उसके बाद ब्रह्मांड कहने का क्या तात्पर्य? हमारा प्रकृति। ये सब प्रकृति क्या है? हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, दिन रात हो रहे हैं, सूर्य तारे ग्रह, सब प्रकृति का एक पार्ट है। ब्रह्मांड यानी कि प्रकृति, वही चीज है प्रकृति, नेचर, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, वही नेचर भी है, प्रकृति भी है।
तो प्रकृति में जब हमने पदार्थ को पढ़ लिया, विकिरण को पढ़ लिया, अर्थात हमने एक तरह से ब्रह्मांड को जान लिया, ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं, जान लेते हैं पढ़ने के बाद। तो ये देखिए, जब हमने सजीव को पढ़ ही लिया है, निर्जीव को पढ़ ही लिया, अर्थात पदार्थ को पढ़ लिया है, विकिरण को पढ़ लिया है, फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के द्वारा हमने ब्रह्मांड के इस भाग को पढ़ लिया, फिजिक्स के द्वारा इस भाग को पढ़ लिया। उसके बाद ब्रह्मांड में होने वाली कुछ घटनाएं, अर्थात प्रकृति में होने वाली कुछ घटनाएं, जैसे दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों का टिमटिमाना, ये सब प्राकृतिक घटना है। पेड़ से फल का टूट के नीचे गिरना, प्राकृतिक घटना। वर्षा का होना, प्राकृतिक घटना है। तो जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, इस सब को हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक घटनाओं को पढ़ते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। देखो बुआ, हमने ब्रह्मांड को पढ़ ही लिया। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से। हमने पदार्थ को पढ़ लिया, ब्रह्मांड के इस भाग को पढ़ लिया, विकिरण को पढ़ लिया, ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटनाओं को पढ़ा। किसमें पढ़ा? ब्रह्मांड कुछ भाग को, उसके कुछ भाग को एकदम व्यवस्थित तरीके से हमने बायोलॉजी में पढ़ा, उसके कुछ भाग को व्यवस्थित तरीके से हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, और उसके कुछ भाग को हमने फिजिक्स में पढ़ा। पढ़ा तो इनडायरेक्ट रूप से हमने किसको है? ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड के अलग अलग पार्ट को उसके गुण के आधार पर हमने साइंस के अलग अलग ब्रांच में पढ़ा। कुछ को बायोलॉजी में पढ़ लिए, कुछ को फिजिक्स में पढ़े, कुछ को केमिस्ट्री में पढ़े। पढ़े तो आखिर ब्रह्मांड को ही, इसमें कोई डाउट नहीं। पढ़े तो हम लोग प्रकृति को ही। साइंस में पढ़ा हमने ब्रह्मांड को, तो प्रकृति को ही पढ़ा। तो अब बताइए साइंस क्या है? क्या अब आपके माइंड में आ रही है साइंस का डिफिनेशन? साइंस क्या है? जो हम लोग एकदम सुव्यवस्थित ज्ञान को साइंस कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब सुनिए मेरी बात। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक सुसंगठित ज्ञान है, एक व्यवस्थित ज्ञान है। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में, अर्थात हमारी प्रकृति के बारे में। हमने विज्ञान के अंदर क्या पढ़ा? इंडायरेक्ट प्रकृति को ही तो पढ़ा। बायोलॉजी में सजीव, केमिस्ट्री में निर्जीव को पढ़ा, अर्थात पूरे के पूरे पदार्थ को पढ़ा हमने। बाकी को हमने फिजिक्स में पढ़ लिया, अर्थात प्रकृति को जाना। तो विज्ञान जो है ना, विज्ञान प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान है। हमेशा कह सकते हैं कि प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बताइए, क्या आपको कोई डाउट? क्या अब आपको विज्ञान समझ में आई कि विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में हम लोग इनडायरेक्ट रूप से प्रकृति को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? प्रकृति को पढ़ते हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों को, विभिन्न अवस्थाओं को हम विज्ञान के अलग अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते विज्ञान में ही है और पढ़ते प्रकृति को ही है। ठीक है? ब्रह्मांड में विज्ञान में किसका अध्ययन किया गया? प्रकृति का। अब इस विज्ञान का डेफिनेशन आप लोग क्या बनाइएगा? क्या अब हम विज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन क्या होगा उसका? आप चाहे तो लिख सकते हैं, हमारी बातों को नोट कर सकते हैं कि विज्ञान क्या चीज है। वैसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इससे आगे बात करेंगे। हम शुरू से अब आए हम लोग साइंस पे। साइंस को समझने के लिए ही हम लोग तब से इतनी चीजों पे डिस्कस कर रहे थे। अब साइंस समझ में आई, अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान पे आगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम तो अब हम इसे मिटा रहे हैं अभी। आपको हमारे इस क्रैकर सीरीज के साथ
और साइंस और कंसेप्ट को एकदम नजदीक से, एकदम जीरो से आपको फील करवाएंगे हम यहाँ पे। अगर आप साइंस को एकदम जीरो से हाई लेवल तक समझना चाह रहे हैं, एकदम जीरो से फील करना चाह रहे हैं साइंस को, एटलीस्ट साइंस होता क्या है एक्चुअल में, कंसेप्ट चीज क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बस आप कॉन्शियस होकर क्लास को शुरू से लास्ट तक अटेंड कीजिए और हमारी आने वाली तमाम वीडियो एकदम टाइम से अटेंड कीजिए। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक तो जरूर कीजिए। देखिए, तो हमने साइंस के बारे में क्या जाना, विज्ञान क्या है। विज्ञान, साइंस क्या है। साइंस है प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान। अर्थात अब हम कह सकते हैं प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है पे कोई डाउट? ये विज्ञान शब्द है, साइंस शब्द, हमें लग रहा है कि अब आपको डिफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा, तब से हम इसी के डिफिनेशन को ही समझ रहे थे। इसी डिफिनेशन को समझने के लिए हमने उतनी कहानी का चर्चा किया था। डिफिनेशन क्लियर है? ये जो साइंस व शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसे विज्ञान शब्द क्यों कहते हैं? प्रकृति का हम पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है पढ़ रहे हैं, तो उसके ब्रांच का नाम विज्ञान क्यों दिया गया? जैसे किताब का नाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसका नाम विज्ञान क्यों पड़ा? क्योंकि विज्ञान में हम लोग नई नई चीज़ों को जानते हैं, नई नई बातों को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अर्थात प्रकृति को जानते हैं। जितना भी जरूर हम जितना भी जान रहे हैं, क्या प्रकृति उतना ही है? नहीं, प्रकृति में सिर्फ हजारों राज छुपी हुई है जो भी हम नहीं जान रहे, अर्थात प्रकृति को जानते हैं हम लोग विज्ञान में। तो ये जो विज्ञान शब्द का मतलब ही होता है जानना। साइंस जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया, लैटिन भाषा में एक शब्द है सिंटिया, वहीं से आया है साइंस। साइंस शब्द आप लिख लीजिए इसे नोट के रूप में। साइंस जो है लैटिन भाषा के एक शब्द, लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से आया है। एक शब्द साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया, इंग्लिश आप चाहे तो लिख सकते हैं SCIENTIA, सिंटिया से लिया गया है। साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया से बना है, ऐसा लिख लीजिए आप लोग, से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात टू नो। यहां तक में कोई डाउट नहीं। साइंस लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से लिया गया या सिंटिया से बना है, जिसका मतलब ही होता है जानना, नई नई चीजों को जानना, नई नई बातों को जानना, नए कॉन्सेप्ट को जानना, समझना। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा कि विज्ञान होते हैं 3 प्रकार के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या? ठीक है यहाँ तक। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं कि विज्ञान को
मेनली दो भागों में बांटा गया है। और एक बात हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं कि अलग अलग टीचर अलग अलग संस्था में अलग अलग डिफिनीशन लिखवाते हैं। डिफिनीशन को छोड़िए, जब विज्ञान को डिवाइड करने की बात आती है तो कुछ टीचर अलग तरह से करते हैं, कुछ लोग अलग तरह से करते हैं। कुछ के अनुसार साइंस 3 भागों में बटा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। कुछ बांटते हैं साइंस को 2 भागों में, एक होता है प्योर साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। एक बांटने का वो तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी वहां पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा देखिए ध्यान से, साइंस को हम पढ़ने के लिए 2 भाग में बांटते हैं। साइंस का अध्ययन हम लोग 2 भागों में बांट के करते हैं। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये जो साइंस है इसे 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता है फिजिकल साइंस, जैसे लिखवा रहे हैं आप सेम टू सेम फेयर में ऐसे ही लिखिए और ऐसे ही नोट बनाइएगा। एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, साइंस को मैं कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भाग में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। वास्तव में फिजिकल साइंस के अंतर्गत 2 चीजें आती है। पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। यहां तक में कोई डाउट? फिजिकल साइंस को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एक फिजिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है 2 चीजें, जूलॉजी और एक आता है बॉटनी। यहां तक क्लियर? साइंस को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। साइंस के 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के फिर से 2 पार्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत भी आता है 2 चीजें, बॉटनी और जूलॉजी। आई होप कि यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं होगी। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब हम एक एक करके समझेंगे इसमें आखिर फिजिक्स क्या चीज है। हमने इसे भी साइंस को समझ लिया एकदम बहुत अच्छे से, पूरा बेसिक से समझा है जीरो से कि साइंस आखिर क्या चीज है। अब हम समझेंगे कि साइंस के अंतर्गत जो फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आया है, इसमें जूलॉजी और बॉटनी आया है, आखिर एक्चुअल में फिजिक्स है क्या? फिजिक्स क्या है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कितने रूपों में उसे पढ़ते हैं, हर एक चीज पर डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के बारे में। अभी हम कोई सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, ना किसी सिलेबस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम बस एक बेसिक नॉलेज पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक साइंस। आपने थंबनेल में देखा होगा। हम बस मोटा मोटी जो शुरुआती जानकारी है वो ले रहे हैं, जो मैक्सिमम विद्यार्थियों को पता नहीं होता, लेकिन वो सिलेबस पढ़ना सीधा स्टार्ट कर देते हैं। सिलेबस की समझ होती नहीं है और सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम अब यहाँ पे वही जानने वाले एकदम डिटेल से। उससे पहले हम एक एक करके फिजिक्स को समझेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर जूलॉजी को और फिर बॉटनी को, अर्थात बायोलॉजी को पढ़ेंगे। एक पूरा का पूरा वीडियो आएगा फिजिक्स के लिए, फिजिक्स से रिलेटेड, जो कम से कम 45-50 मिनट का होने वाला है। वैसा ही एक केमिस्ट्री का आएगा, एक बायोलॉजी का आएगा। इसमें डिटेल से जानेंगे फिजिक्स क्या चीज़ है, उसकी क्या ब्रांचेज हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितने रूपों में पढ़ते हैं, हर एक चीज़ पे। अभी वो डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं, ये तो हो गया साइंस को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किस किस सब्जेक्ट में साइंस को पढ़ते हैं, लेकिन साइंस को कितने तरीके से पढ़ते हैं, क्या ये आपको पता है? सर क्या क्या बात करते जा रहे हैं, एकदम ऊट पटांग, जो सुने नहीं वो सारी बातें। सीखना है तो ध्यान से सुनिए और समझिए और सीखिए। क्या आपको पता है साइंस को पढ़ते कितने तरीके से हैं? मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, कितने तरीके से पढ़ते हैं, ये बातें पता है आपको? नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उम्मीद है कुछ ही स्टूडेंट्स को पता होगा, और जिसे नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साइंस को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। अध्ययन के तरीकों के आधार पर साइंस को बांटा गया दो भाग में। अध्ययन के तरीकों के आधार पर विज्ञान का वर्गीकरण। देखिए साइंस को जो है ना पढ़ने का दो तरीका है। क्या तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, एक तरीका के अनुसार हम सिर्फ थ्योरी को पढ़ते हैं, अर्थात जैसे न्यूटन ने नियम दिया, ठीक है, न्यूटन के नियम को हम पढ़ लिए, समझ गए, न्यूटन के तीनों नियम को हमने पढ़ लिया, उसके तीनों नियम को हमने समझ लिया, ठीक है। अब उसका हम यूज भी तो करते हैं। क्या विज्ञान में सिर्फ थ्योरी को, सिद्धांत को, नियमों को पढ़ लेने से विज्ञान का लाभ होगा? नहीं। विज्ञान में हम एक और तो नियम को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, फिर उसका हम उपयोग करते हैं। विज्ञान का जो नियम पढ़े हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे न्यूटन का नियम हमने पढ़ा, पढ़ने से कोई फायदा है? ज्ञान को रखने से कोई फायदा है? पढ़ते किसके लिए हैं हम लोग? पढ़ते हैं ज्ञान का यूज करने के लिए। ज्ञान क्यों लेते हैं? ज्ञान का उपयोग करने के लिए। हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे ताकि हमारे परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, इस प्रकृति का कुछ हित तो हो सके, इसके लिए ज्ञान लेते हैं। तो विज्ञान जो हम थ्योरी को पढ़े तो उसका उपयोग तो करेंगे कहीं ना कहीं। तो न्यूटन के नियमों को हमने पढ़ लिया, उसका उपयोग जैसे कहाँ करते हैं? स्पेसशिप को लॉन्च करने में, रॉकेट लॉन्च करने में न्यूटन का थर्ड नियम का प्रयोग होता है। हमने सुना है कि न्यूटन का थर्ड नियम क्या है। खैर उस पर थोड़े से चर्चा कर लेते हैं, अगर आपको आ रही है तो ठीक है, नहीं यार तो बस सुन लीजिए कि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। तीसरा नियम होता है कि क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। अर्थात अगर हम इस पे ऐसे करके बल लगाएं तो जितना बल हम बोर्ड पे अंदर की ओर लगाएंगे उतना ही बल बराबर मात्रा में बोर्ड हम पे बाहर की ओर लगाएगा। हर एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। ऐसी होता है जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तब। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक रॉकेट है, ठीक है। किसका रॉकेट है भाई? हमारा स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ISR, इसरो, ठीक है। मान लीजिए एक रॉकेट है, ठीक है। जब इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, श्रीहरिकोटा से भी किया जाता है और भी स्थान जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो इसमें क्या होता है? फ्यूल जलता है, और फ्यूल जलने के बाद अत्यंत तीव्र वेग से, बहुत अधिक तीव्र वेग से जलता हुआ फ्यूज गैस के रूप में नीचे आता है, बहुत तीव्र वेग से। और जितना तीव्र वेग से गैस नीचे आता है उसी स्पीड से जो बल है वो स्पेसशिप को, अर्थात इस रॉकेट को ऊपर की ओर लेके जाता है। इससे जलता हुआ फ्यूल अत्यंत तीव्र वेग से गैस के रूप में नीचे आता है और उसी स्पीड से रॉकेट को विपरीत दिशा में धक्का देता है, तब रॉकेट ऊपर जाता है। अर्थात यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है। क्या हमने न्यूटन का तीसरा नियम ऐसे देखने के लिए पढ़ा था या जानने के लिए पढ़ा था? नहीं, पढ़ते हम लोग उपयोग करने के लिए। साइंस के पढ़ने का दो ही तरीका है। एक तरीके के अनुसार हम उसमें थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से साइंस होता है दो प्रकार का। कौन कौन? साइंस की ब्रांच की हम बात नहीं करें, हम साइंस की बात करें। साइंस ही होता है दो तरह का। एक होता है प्योर साइंस, प्योर, जिसे हम लोग विशुद्ध विज्ञान भी कहते हैं। इसका नाम है विशुद्ध विज्ञान। और एक होता है अप्लाइड साइंस। एक कौन सा है?
अप्लाइड साइंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, अध्ययन के तरीके के आधार पर विज्ञान कितने तरह से वर्गीकृत करते हैं? दो तरह से, एक प्योर साइंस और एक अप्लाइड साइंस, अर्थात विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग केवल सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। विशुद्ध विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। और इस अप्लाइड साइंस के अंतर्गत अर्थात अनुप्रयुक्त विज्ञान के अंतर्गत हम सिद्धांतों के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं, अर्थात सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हैं। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ के हमने रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम लोग किसे पढ़े? सिद्धांत को पढ़ते हैं, और इसमें उस सिद्धांत के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। इतने दूर में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे, और इसी कारण से, इन्हीं दो कारण से विज्ञान होता है विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में दो एग्जाम होता है साइंस का। एक थ्योरी वाला एग्जाम होता है जो आप लिख के आते हैं रिटेन, और एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। ऐसे अभी तो स्कूल में उतना व्यवस्था है नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे किया जा रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ ले लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता है। मैक्सिमम स्कूल का ये हाल है, लेकिन धीरे धीरे अब व्यवस्थाएं की जा रही है। तो विशुद्ध विज्ञान जो होता है, प्योर साइंस, जो हम लिख के आते हैं एग्जाम में, रिटेन एग्जाम देते हैं, उसमें पूछा जाता है प्योर साइंस को, अर्थात साइंस के इस भाग से क्वेश्चन आता है, सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो हम बना के आते हैं। और फिर एक एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें लोग प्रयोग करके देखते हैं। सर्किट बनाना, जैसे बिलियन बनाना, ये सब प्रायोगिक रूप में जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं अनुप्रयुक्त विज्ञान। पहले तो इसमें पढ़े उसके बारे में, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनता है, और फिर इस विज्ञान हम लोग उसे मिला के जल बना के देखेंगे। अब कोई डाउट? इसमें हम लोग पढ़े कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, और इसमें हम जल को बना के देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, जल बनाएंगे। अर्थात इसमें हमने क्या पढ़ा? सिद्धांत को पढ़ा, इसमें उसका अनुप्रयोग किया। तो इसके आधार पर एग्जाम भी दो होता है हमारे स्कूल में। एक थ्योरी का होता है जिसे हम लोग रिटन एग्जाम कहते हैं, और एक होता है ये वाला जिसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम कहते हैं। साइंस को दो तरीके से पढ़ा जाता है, प्योर साइंस के रूप में और अप्लाइड साइंस के रूप में। इसमें लोग सिद्धांत पढ़ लिए, इसमें इसका अनुप्रयोग कर लिए, बात खत्म। आई होप कि यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं आई होगी। अब आप विज्ञान को अच्छे से समझ गए होंगे। क्या इसे डिफाइन करना पड़ेगा? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग कि इसके अंतर्गत, इसका कोई परिभाषा नहीं, इसमें ऐसा लिखना है कि इसके अंतर्गत हम लोग सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत विशुद्ध विज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने अब थोड़ा सा समराइज कर दिया। अभी तक हमने इतना चीज पढ़ा है, इसको हम बस 5 मिनट में देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा था ब्रह्मांड क्या चीज है, ब्रह्मांड क्या चीज है। जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, जहां तक नहीं भी पहुंच पा रही है, सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के कितने भाग? ब्रह्मांड के 2 भाग हैं। कौन कौन? एक वो वाला भाग है जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, और ब्रह्मांड का एक वो वाला भाग है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना ही आयतन होता है। तो जिस भाग में द्रव्यमान आयतन था उसे हमने क्या कहा? पदार्थ कहा। जिसमें द्रव्यमान आयतन नहीं था उसे हमने विकिरण कहा। विकिरण जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? विकिरण है, वो ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण का एग्जाम्पल हो जाएगा सनलाइट, ऊर्जा, ये सब क्या है? विकिरण है। जैसे ध्वनि ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो सूर्य प्रकाश ये तो सब है ऊर्जा, जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना आयतन होता है। आप एक बात बताइए, क्या सूर्य प्रकाश को आप तौल सकते हैं? सूर्य के प्रकाश को आप तौल सकते हैं? क्या इसे तौलना संभव है? क्या ये चीज आपको पता है कि इसे तौलना संभव है? देखिए, आप एक काम कीजिएगा, अभी तो तराजू वाला ना कंप्यूटर वाला, तो आप उस तराजू को निकालिए, एकदम कड़कती धूप में रख दीजिए। क्या वजन दिखाएगा? तराजू पे धूप पड़ेगा, अगर उसमें वजन होगा तो तराजू में आना चाहिए था वजन उसका। क्या तराजू वजन दिखाएगा? नहीं। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, क्या ये स्थान छेदता है?
अर्थात क्या सूर्य के प्रकाश को हम लोग डब्बा में बंद कर सकते हैं या रूम में बंद कर सकते हैं? सूर्य प्रकाश को रूम में बंद करके रखा जा सकता है। अगर हम आपको कहेंगे आप एक डिब्बा सनलाइट लेके आइए, ला सकते हैं आप लोग। अर्थात ये स्थान छेड़ता ही नहीं, तो इसे किसी स्थान में रखना पॉसिबल ही नहीं, तो कहाँ से हम रख सकते हैं डब्बा में? तो वो होता है विकिरण, जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना ही आयतन होता है, जिसमें सूर्य प्रकाश, ऊर्जा, ये सब है विकिरण। फिर हम आते हैं पदार्थ पे। पदार्थ क्या था? जिसमें द्रव्यमान आयतन होता है, और वो दो तरह का होता है पदार्थ। एक वैसे पदार्थ होंगे जिसमें जीवन होगा, एक वैसे पदार्थ होंगे जिसमें जीवन नहीं होगा। जैसे हम हैं, हम आप में क्या है? जीवन है, अर्थात हम और आप सजीव हैं। गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते, ये सब क्या है? सजीव है। और ईंट, पत्थर, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये सब क्या है? निर्जीव है। लेकिन है तो पदार्थ ही, हम भी पदार्थ हैं, वो सब भी पदार्थ हैं। पदार्थ यानी कि हमें भी वजन है, हमें भी आयतन है, हम जगह छेदते हैं, हमारा कुछ वजन होता है, अर्थात हम पदार्थ हैं। ये दो प्रकार का, जिसमें जीवन हो सजीव, जिसमें जीवन ना हो निर्जीव। सजीव को हमने पढ़ा बायोलॉजी में, निर्जीव को हमने पढ़ा केमिस्ट्री में, विकिरण को पढ़ा हमने फिजिक्स में, और उसके बाद ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को हमने पढ़ा फिजिक्स में ही। प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमने साइंस में क्या पढ़ा? इनडायरेक्ट रूप से साइंस में हमने पूरी की पूरी प्रकृति को जाना। साइंस के एक पार्ट में हमने सजीव को पढ़ लिया, एक पार्ट में निर्जीव को पढ़ लिया, अर्थात हमने पूरे के पूरे पदार्थ को पढ़ लिया। एक में हमने विकिरण को पढ़ा, प्राकृतिक घटनाओं को पढ़ा, अर्थात ब्रह्मांड के दूसरे वाले भाग को भी पढ़ा। अर्थात साइंस में इनडायरेक्ट रूप से हमने पूरी की पूरी प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश की है। इस आधार पर विज्ञान क्या है? प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान। और विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है जूलॉजी और बॉटनी। लेकिन 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 अध्ययन के तरीके के आधार पे, अध्ययन कितने रूप में करते हैं, कितने भाग में बांट के करते हैं, वो नहीं, वो तो ये वाला हो गया। लेकिन तरीका क्या, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, उस तरीका के आधार पर विज्ञान दो प्रकार का होता है, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, अर्थात विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान। इसमें हम लोग सिद्धांतों को पढ़ते हैं और इसमें इसका अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। आशा है कि आज की क्लास शानदार रही होगी, मजेदार रही होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर समझ में आई है बातें, कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।